हेलो स्टूडेंट। शशांक पुरवाल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पहली क्लास जो है हम लोगों की, और इस क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, ये चैनल हम लोगों ने क्यों बनाया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, या फिर जैसे मान लो हम लोग टेट की एग्ज़ाम की बात करते हैं, पुलिस की एग्ज़ाम की बात करते हैं, केबीएस की बात करते हैं, चाहे मतलब किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो उसमें जो है इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, हम लोग भूगोल की बात करते हैं, और भी जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहली क्लास में आप लोगों को देख रहा होगा कि हम लोगों ने पहली क्लास में शुरू करने वाले हैं इतिहास के बारे में। जो भी तरीका है, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाने का आप लोग जैसा बताएँगे वैसा हम लोग तरीका भी अपनाएँगे। अगर आप लोग लिख-लिख कर पढ़ना चाहते हैं तो वो बताइए, और अगर आप लोग इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं पीपीटी के माध्यम से, देखो पीपीटी के माध्यम से अगर हम लोग करेंगे तो कम समय में ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा इतिहास में। हम लोग देखो सभी एग्ज़ामों को कवर करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं झारखंड टेट की। झारखंड टेट जो है, झारखंड टेट की बात करेंगे हम लोग। बिहार की बात करें, बिहार स्टेट की बात करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश टेट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? मतलब कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रीट की बात करेंगे, रीट जो आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगा, रीट की बात करेंगे। तो हम लोग सभी एग्ज़ामों को कवर अप करने वाले हैं। उनके एमसीक्यू जो टाइप हैं उनको भी हम लोग करेंगे। मनोविज्ञान की भी क्लासें आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को इतिहास की क्लास है, भूगोल की क्लास है, ठीक है? भूगोल की क्लास है, सामान्य अध्ययन की, जो सामान्य अध्ययन में हम लोगों का, जैसे हम लोगों का मैथ आ जाता है, सामान्य अध्ययन की क्लासें होंगी आप लोगों की, ठीक है? और भी जो चीज़ें होंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश विशिष्ट, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें हम लोगों की अलग से करेंगे, हम लोग स्टैटिक जीके की क्लासें अलग से करेंगे। तो बस आप लोगों को यहीं पर जो है सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हम लोग एक एक करके सभी बातों को करेंगे। पहले आप लोग देखिए, मैं नहीं कहता कि आप लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आराम से देखिए, जब आप लोगों को अच्छा लगने लगे तब आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने में हम लोग सबसे पहले क्लास नंबर 1 में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में करने वाले हैं, और इतिहास में हम लोग यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, तो यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग शुरू करते हैं, और अगर आप लोग फिर भी नहीं कहते हैं कि हमें नहीं, वो भी आप लोग कराइए, तो वो भी मैं आप लोगों को करा दूँगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसकी जो लिपि है क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार अवधि क्या है, तो इसमें सभी बातें हम लोग करने वाले हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, मतलब इतना जो, मतलब मैं आपको कैसे कहूँ कि सारा का सारा मैं कवर अप करने वाला हूँ। हो सकता है एक क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता ना हो, 2 या 3 क्लासों में आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता हो। फिर उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम की बात करेंगे, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हो गया, फिर उसके बाद हम लोग अलग से एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर पढ़ने के बाद हम लोगों ने, जैसे मान लो कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे कि मतलब किस-किस एग्ज़ामों में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? चाहे हम लोग रेलवे की बात करें, रेलवे में आप लोगों को ये काम आने वाला है। रेलवे के एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी हो, या फिर हम लोग लोको पायलट की हो, या फिर मतलब किसी भी एग्ज़ाम की बात करने, तो इतिहास, भूगोल तो हर जगह ही पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोग इतिहास और भूगोल को पूरा कवर अप करेंगे। और मैं आप लोगों को यूपी पीसीएस लेवल तक का पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को पीसीएस लेवल तक का बढ़ाने की, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है जो सिंधु नदी के किनारे जिसका उद्गम हुआ है, उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मानते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को समझ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पूछी जाती है, तो लिपि जो इसकी है, वो किस प्रकार की लिपि है? तो लिपि इसकी पूछी जाती है, तो इसकी जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, वो भाव चित्रात्मक, या फिर उसी को हम कह सकते हैं चित्राक्षर लिपि है। कैसी लिपि है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये जो है किस प्रकार से लिखी जाती है, तो एक लाइन इसकी इस प्रकार से लिखी जाएगी, और दूसरी लाइन इस प्रकार से, तो तीसरी लाइन इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो लिपि है, ये हम लोगों की जो लिपि है लिखी जाती है। ये शुरू होती है यहाँ से, मतलब कि बाएं से शुरू होती है, सॉरी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, और फिर एक लाइन होती है बाएं से दाएं की ओर। इस प्रकार से ये जो लिपि है, इस प्रकार से ये लिपि यहाँ से शुरू की जाती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ख़त्म। तो इस प्रकार से ये जो है, ये लिपि लिखी जाती है।
इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं, फर्स्ट लाइन इसकी दाएं से बाएं शुरू होती है और सेकेंड लाइन इसकी जो है बाएं से दाएं शुरू होती है। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसका तो समझ लिया है ये, इसको अभी तक हम लोगों ने, इस लिपि को अगर हम लोग कह सकते हैं तो इसी को इसीलिए कहते हैं सर्पलाकार, इसी को इसीलिए कहते हैं सर्पलाकार लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है किस प्रकार की लिपि है, गौमुखी लिपि है, गौमुख गौमुखी लिपि है। ठीक है, और उसके बाद विष्टोफैदन, विष्टोफैदन लिखा हुआ है यहाँ पर, विष्टोफैदन लिपि, विष्टोफैदन, विष्टोफैदन लिपि इसी को कहते हैं। तो इसके तीन नाम जो हैं, ये लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो अगर पूछते हैं कि लिपि किस प्रकार की है, तो ये लिपि जो याद रखना है कि ये सर्पलाकार लिपि है। सर्पलाकार क्यों कहते हैं ये सारा बताया है। ठीक है, अब उसके बाद गौमूत्री लिपि है। ठीक है, और उसके बाद जो है बुष्टोफैदन लिपि भी इसी को कहते हैं। तो इसके जो है तीन नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। तो इस लिपि के तीन नाम हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसके तीन नाम जो है सर्पलाकार लिपि है, गौमूत्री लिपि है, बुष्टोफैदन लिपि है। तो ये इसके लिपि के जो हैं प्रकार, मतलब ये इसके नाम हैं। भाव चित्रात्मक लिपि है, मतलब इसकी लिपि जो है कैसी है, भाव चित्रात्मक है। लेकिन इसका जो है सर्पलाकार लिपि कहा गया है। इसका आकार की अगर हम लोग बात करते हैं, गौमूत्री भी लिपि भी कहा गया है, विष्टोफैदन लिपि भी कहा गया है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और कराऊंगा भी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे, और आगे चलते हैं, और आगे लिखा हुआ है कि नोट, इस बात में याद रखना है कि इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था। इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जो है वो बेडेन महोदय ने किया था। किसने किया था, बेडेन महोदय साहब ने किया था। इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास है वो बेडेन महोदय ने किया था। और भारतीय जो कौन थे वो, और एक भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास किया था, वो थे नटवर झा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो जो भी कराएंगे, जो भी लिखा हुआ है कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ों को नहीं कराएंगे, जो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास जो है बेडन महोदय साहब ने किया था, और प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे नटवर झा। ठीक है, नटवर झा थे। इस लिपि में कितने अक्षर हैं या कितने मूल चिन्ह हैं, तो इसकी बार अगर हम लोग बात करते हैं तो इस लिपि में मूल चिन्ह जो है वो 64 हैं। इस लिपि में मूल चिन्ह 64 है, ये रीट एग्जाम में पूछा गया था। जबकि जो है जबकि 250 से 400 बीज चित्राक्षर बने हैं। मतलब कि इसमें जो है 250, इसीलिए तो इसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें चित्र बने हैं, चित्र और अक्षर दोनों बने हैं, इसीलिए इसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। जबकि इसमें 250 से 400 के बीच चित्राक्षर बने हैं। ठीक है, 250 से 400 के बीच इसमें जो है चित्राक्षर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात समझ में आई। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लिखने बैठते हैं तो यहाँ पर इससे समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब ये लिपि जो है इसकी अगर हम लोग इमेज की बात करते हैं तो अगली एग्जाम, मतलब अगले क्लास में मैं आप लोगों को एग्जाम जो इमेज है उनकी भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को साथ ही साथ में इमेज भी थोड़ी सी दिखाई जाए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि सैंधव सप्ताह के लिपि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एच से प्राप्त हुए हैं, एच से प्राप्त हुए हैं। साथ ही धोलावीरा से प्राप्त जो सूचना पट है उससे भी हमें यहाँ पर, और सूचना पट और अन्य स्थानों से मोहरें और मृद भांड भी देखने को मिलता है। मतलब कि सैंधव सभ्यता की जो लिपि है उसमें हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के एच से प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा से सूचना पट प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से सूचना पट और स्थानों से मोहरें और मृद भांड भी हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए सैन्य सभ्यता को यहाँ पर लिपि के जो साक्ष्य हैं वो उनकी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात भी समझ में आई। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो है अतीत, अतीत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो है अतीत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स चार्ल्स मैनसन ने, किसने, तो चार्ल्स मैनसन ने
चार्ल्स मैसन ने 1842 में प्रकाशित एक लेख द्वारा भारत में हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर होने का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया है। ठीक है। और दूसरा जो है फिर उसके बाद जो है 1834 में बर्नेस ने भारत में एक नदी के किनारे प्राचीनतम ध्वस्त किले की बात कही है, बर्नेस महोदय ने। तो ये इतना जरूरी नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहला। ठीक है। और 1851 और 1853, 1851 और 1853 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टिले का जो है सर्वेक्षण किया है। और 1856 में ए कनिंघम मतलब एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया है। और 1856 में कराची से लाहौर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें कुछ ईंटें जो हैं, ईंटें कहीं से मजदूर ला रहे थे, उस मतलब कि जैसे मान लो रेलवे लाइन यहाँ से यहाँ बिछाई जा रही है, तो रेलवे लाइन बिछाने से समय वहाँ पर एक दीवार बना दी जाती है जिससे कि लोग वहाँ पर आ ना जा सकें। ठीक है। तो उन रेलवे लाइनों को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था, तो उसने देखा कि ये ईंटें मजदूर कहाँ से ला रहे हैं, तो इसी वहीं से जो है ये सभ्यता जो है थोड़ी सी जागृत मतलब कि प्रकाश में आई। 1856 में कराची से लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन वर्टन और विलियम वर्टन के आदेश से हड़प्पा के टीले से पहली बार कुछ ईंटें निकाली गईं। इस प्रकार ये सभ्यता जो है प्रकाश में आई। तो यहाँ से हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि कहाँ से कहाँ रेलवे लाइन, और एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से बनता है, सबसे प्रथम किसने किया और मानचित्र जारी किसने किया और कब किया। तो यहाँ से हम लोगों का ये वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। अतीत की बात अगर हम लोग करते हैं तो सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने भारत में हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर होने का उल्लेख किया है। सन 1856 में ई कनिंघम ने हड़प्पा जो है का मानचित्र जारी किया है। और वहीं उसी समय जो है कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन वर्टन और विलियम वर्टन के आदेश से हड़प्पा के टिले से पहली बार ईंटें निकाली गईं। तो इस प्रकार ये सभ्यता जो है प्रकाश में आई। तो हमसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अतीत है इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, विस्तार इसका कहाँ कहाँ पर है, तो इसका जो है विस्तार वो है भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम जो है वो है अफगानिस्तान में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है भारत में, अफगान। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है भारत में, और वो भी कहाँ पर है, तो वो है गुजरात में। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके जो विस्तार के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी विस्तार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके विस्तार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो इसके विस्तार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका जो है विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर में है जो है, उत्तर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है उत्तर, और उत्तर में है हमारा जो है मांडा। उत्तर में कहाँ पर, मांडा। और ये मांडा हम लोगों का कहाँ पर है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर के बाद दक्षिण की, उत्तर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण की, और दक्षिण में कहाँ पर है, तो दक्षिण में जो है वो है दैमाबाद। दक्षिण में कहाँ पर है, दक्षिण में है दैमाबाद। और दैमाबाद ये कहाँ पर है,
तो दैमाबाद जो है वो है महाराष्ट्र में। वो कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। दो हो गए हम लोगों के उत्तर और दक्षिण। अगर हम लोग बात करते हैं, अब है हम लोगों का पूरब में। और पूर्व में क्या है? तो पूर्व में अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्व में जो है, पूर्व में है हम लोगों का, पूर्व में है आलमगीरपुर। कहाँ पर? तो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो ये है यूपी में मेरठ। तो हम लोग उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसको करेंगे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट है हम लोगों का पश्चिम में। और पश्चिम में जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम में अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम में है हम लोगों का सुतगुड़, सुतकेगडोर। और ये कहाँ पर है? ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में है। अगर हम लोगों से इसके जो है पूछा जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोगों से इसका क्षेत्रफल के बारे में, सॉरी, इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है क्षेत्रफल के बारे में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल पहले कितना था, तो वो था 12,99,000, 12,99,600 वर्ग किमी। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो था 12,99,600 वर्ग किमी। अगर हम लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि ये जो नदियाँ हैं, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पर एक नदी है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है? तो वहाँ पर है चिनाब नदी। तो वहाँ पर कौन सी नदी है? तो यहाँ पर है चिनाब नदी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों की कौन सी नदी है? तो वो है हिंडन नदी, हिंडन नदी। और दक्षिण में हम लोगों की कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और यहाँ पर है दशक नदी। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? तो वो है दशक नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोगों का पूछा जाता है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में अगर पूछा जाता है तो अहमदनगर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाता है आलमगीरपुर, तो वो है मेरठ में इस समय, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन अगर हम लोगों के बनते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो है विस्तार से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके उत्तर को आराम से कर सकते हैं। अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जो हैं, गुजरात में कौन सा है या फिर सिंध प्रांत पाकिस्तान में कौन सा है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंध प्रांत पाक, सिंध प्रांत जो है ऐसा प्रांत जो पाक पाक में है, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो वो है अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी और कोट दीजी और चनहूदड़ो। ये जो हैं, ये जो नगर हैं या जो स्थान हैं, ये कहाँ पर हैं अभी? तो सिंध प्रांत ये पाकिस्तान में है। अली मुराद, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान में। चनहूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन भी बनेंगे कि चनहूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को फुल डिटेल में कराऊंगा। देख रहे हैं आप लोग की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों को अभी तक छोड़ी हो, एक एक बात आप लोगों को बताई है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप लोग देखना कि किस प्रकार से आप लोगों के पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अली मुराद, मोहनजोदड़ो और आमरी और कोट तीजी और चनहूदड़ो, तो ये इनके जो हैं सिंध प्रांत पाक के जो हैं स्थान हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब में, और पंजाब वो कौन सा पंजाब जो पाक में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो है रहमन डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा,
हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है, तो हड़प्पा भी हम लोगों का पाकिस्तान में है। और डेरा इस्माइल खान, तो ये भी हम लोगों का पाकिस्तान में है। अब आप कहेंगे कि अपने भारत में कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग भारत की बात करते हैं, अपना प्यारा भारत। तो यहाँ पर जो है पंजाब, और पंजाब से शुरू होता है भारत। तो पंजाब में रोपड़ है, संघौल है, चाक 86 है और बाड़ा है। ठीक है, तो ये जो पंजाब में है। ठीक है, यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट जो है हम लोगों का रोपड़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है रोपड़। ठीक है, हरियाणा में कौन सा है, तो राखी गढ़ी है, कुनाल है, राखी गढ़ी है, यहाँ से बनावली है, भरीना है। तो यहाँ से हम लोगों का राखी गढ़ी और बनावली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुनाल, मीठा ताल और राखी गढ़ी, बनावली और भरीना, तो ये हम लोगों के हरियाणा में है। राजस्थान में दो हैं, कालीबंगा और बालाथल। तो ये हम लोगों के राजस्थान में है, कालीबंगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कालीबंगा ज़्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भी है, तो उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। तो यहाँ से आलमगीरपुर तो हम लोगों का पूर्व से ही शुरू होता है। ठीक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास, तो ये हम लोगों के उत्तर प्रदेश में है। और गुजरात में सबसे अधिक, सर्वाधिक जो है, सबसे अधिक कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक गुजरात में ही है। सर्वाधिक जो है कहाँ पर है, गुजरात में। तो आप कहेंगे कि अफगानिस्तान में, जो अफगान में है, जो अफगान में है वो नहीं है क्या, तो वो भी हैं, वो दो हैं। अफगान में जो हैं वो कौन से हैं, तो वो दो हैं। तो गुजरात में कौन सा है, तो लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास पतन है, प्रभास पतन है, सुदकोटगा है, देसलपुर है, भगत राव, नागेश्वर, करीम शाही, कोटला भदली। तो ये सारे के सारे जो हैं, यहाँ पर जो है कोटला भदली जो है वो है किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उत्पादन के साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। डेयरी उत्पादन के साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। डेयरी उत्पादन के साक्ष्य। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं, इसी से मिले हैं। और सबसे नवीनतम स्थल यही है, सबसे नवीनतम स्थल भी यही है, नवीनतम स्थल भी यही है। हम लोगों ने नोट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर छुड़ाने वाला हूँ, कि हाल ही में 3 नए स्थल, बैगी कोट थार के मरुस्थल में, करीम शाही, बैगी कोट जो है थार के मरुस्थल में मिला हुआ है, करीम शाही गुजरात में, और कोटला भदली जो है गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात के क्षेत्र स्थल में खोजे गए हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को मालूम चल गई होगी कि राजस्थान में कौन सा है, पंजाब में कौन सा है, और अफगान में जो है वो दो हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन बनता भी है तो आप कह सकते हैं कि 4 प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। दूसरा है हम लोगों का भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय में हम लोगों को कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता का निर्माता माना जाता है। तो यहाँ पर सैंधव सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, ये बात क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछी गई है। और ये कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है, ये भी कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट जो है प्रजाति है वो है अल्पाइन, और चौथी जो प्रजाति है वो है मंगोलियन। तो ये 4 प्रजातियां जो हैं सिंधु सभ्यता की जो हैं बताई गई हैं। वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलियन। तो ये 4 जो है प्रजातियां बताई गई हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके कालक्रम के बारे में, तो कालक्रम इसका कितना कितना माना गया है, तो यहाँ पर मैंने विद्वान लिखे हैं, यहाँ पर मैंने विद्वान लिखे हैं, और उनकी जो है समय पीरियड लिखा हुआ है कालक्रम। तो यहाँ पर मैंने उनका कालक्रम लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग जॉन मार्शल की बात करते हैं, जॉन मार्शल जो है निर्देशक हैं, उन्होंने
कितना कहा है 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक का मत जो है वो जॉन मार्शल साहब का है। रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल ने कितना कहा है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। कार्बन रेडियो पद्धति के ये समर्थक थे और सबसे सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है, सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है ना कि सबसे प्रमाणित मत कौन सा है, तो 2350 से 1750 ईस्वी। और अर्नेस्ट मैके ने इसको किसको कहा है, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता का माना है। और माधव स्वरूप वत्स ने जो है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक का समय माना है। और एनसीईआरटी ने 2500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्रमाणिक समय माना है। लेकिन हम लोगों का सबसे प्रमाणिक समय जो है वो अगर हम लोग बात करते हैं इन सभी में, तो रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल का जो है वो कार्बन रेडियो पद्धति के जो समर्थक थे उन्होंने माना है इसी को 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का। अगर हम लोग बात करते हैं रेडियो कार्बन पद्धति जो है इसका जो है आविष्कार किसने किया या इसकी खोज किसने की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी जो है खोज किसने की, विलियम एफ लिम्बी ने। किसने की, विलियम एफ लिम्बी ने की है इसकी खोज। तो इसकी खोज जो है किसने की है, विलियम एफ लिम्बी ने की है। उन्होंने कहा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में दो अणु होते हैं। दो अणु कौन कौन से होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14। तो ये दो अणु उन्होंने कहे हैं। तो इन पर हम लोगों को अध्ययन तो नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को ये जरूर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रमाणित मत कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जॉन मार्शल इसके निर्देशक हैं। और भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, 4 प्रजातियां वो कौन कौन सी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि राजस्थान में कौन कौन से जो है स्थल हैं, कालीबंगा और बालाथल। हरियाणा में कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो आप लोगों को ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की है सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की, चनऊदड़ो की, ये आप लोगों को, अली मुराद, ये आप लोगों को याद रखने हैं। पंजाब में अगर हम लोग बात करते हैं, पंजाब वो भी कौन सा, पाकिस्तान वाला, तो उसमें हड़प्पा की बात करते हैं जो पाक में है, हड़प्पा की बात करते हैं, डेरा इस्माइल खान की बात करते हैं। और पंजाब जो है वो रोपड़ में है, रोपड़ की बात करते हैं, वो पंजाब की बात कर वहाँ पर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। मतलब कि उत्तर में जो है इसका विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में कहाँ तक हुआ था, वो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर तक। पूरब में कहाँ तक हुआ था, वो हुआ था हिंडन नदी आलमगीरपुर तक। उत्तर प्रदेश में जो है वो है। पश्चिम में कहाँ तक हुआ था, तो चित्तौड़ में हुआ था, बलूचिस्तान दशक नदी तक। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसका क्षेत्रफल जो है किसने कितना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या है, तो ये सारी बातें जो हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो रही होंगी और इनको बस एक बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बस आप लोगों को हो जाएगा। इसी प्रकार से क्विक रिवीजन करेंगे। देखो थोड़ी सी कम समय में मैंने आप लोगों को, थोड़े से कम समय में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का आधा जो है टॉपिक करा दिया है। बस अब हम लोगों का रह जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, चनऊदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है। ऐसे करके हम लोगों को ये सारे के सारे साक्ष्य भी हम लोगों को अच्छी तरीके से कर लेने हैं। बस आप लोगों को बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अच्छी तरीके से क्लासों को देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप लोग इसी प्रकार से बस पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। तो आज की क्लास में थैंक यू फॉर वॉचिंग।